गुड इवनिंग एवरीवन। सेहत के इस टॉक शो आपकी सेहत में मैं डॉक्टर गुलियफ्शा विक्टर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा ये प्रोग्राम फोकस करता है रोज़मर्रा के सेहत के मसाइल को, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हर एपिसोड में एक नए माहिर अमराज को दावत दें ताकि वो हमें आगाही और शऊर दें। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अमीन पॉलिस एक डेंटिस्ट हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर अमीन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी खुदा का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अमीन, हमें और हमारे सामाईन और नाजरीन को अपने बारे में बताइए। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर अमीन पॉल है और मैंने लियाकत मेडिकल कॉलेज से BDS किया। फिर उसके बाद वहीं से मैंने प्रोस्थेटिक की MSc की प्रोस्थेटिक में, और उसके बाद फिर मैं कराची सिंध गवर्नमेंट से वाबस्ता हो गया। यहाँ सिंध गवर्नमेंट का कमीशन था, वो मैंने पास किया, तो इस तरह से मेरी जॉब जो है वो सिंध गवर्नमेंट में हो गई। आजकल मैं दोपहर में, सुबह में, मॉर्निंग में तो डेफिनेटली अपनी गवर्नमेंट जॉब को देखता हूँ, और दोपहर में मैं एक इदारा है डॉक्टर रुतफा का नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ सर्व करता हूँ 2-2.5 घंटे तकरीबन, और फिर शाम में मेरी अपनी क्लिनिक है, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इन सारी खिदमात के लिए, और आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, अपने इतने मसरूफ़ शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमीन पॉलिस, ओरल हेल्थ या मुंह की सेहत कितनी ज़रूरी है अब जनरल हेल्थ के लिए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आप यूँ समझे कि इसके लिए एक मुहावरा है इंग्लिश में कि ओरल हेल्थ इज़ द की ऑफ द जनरल हेल्थ। ओके। तो क्योंकि जो भी चीज़ आपके पेट में जानी है वो आपके मुंह से होके जानी है। तो अगर आपके मुंह की सेहत अच्छी होगी तो आपकी पूरे जिस्म की सेहत अच्छी होगी। ओके जी। अच्छा, अब इस ओरल हेल्थ को हम कैसे बेहतर बनाएं? इसके क्या क्या तरीके हैं? जैसे टूथब्रश उसमें आई थिंक सबसे पहला आता है, तो ये क्या है और ये किस तरीके से अच्छे तरीके से टूथब्रश की जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़े ज़ोर से लगे होते हैं दांतों को ब्रश करने, तो क्या तरीका है टूथ ब्रशिंग का? देखें, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। टूथ ब्रशिंग जो है इज़ द प्रॉपर वे, यही सही तरीका है दांत साफ़ करने का। इसके अलावा लोग मंजन करते हैं, डेंटोनिक पाउडर यूज़ करते हैं, फिंगर से यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी फिंगर इंटरडेंटल स्पेसेस के अंदर जो दांतों के दरमियान की स्पेस है और मसूड़ों के साथ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्रश यूज़ करें। ब्रश के जो बाल हैं वो आपके इंटरडेंटल स्पेसेस के अंदर चले जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप दांतों की सफाई कर देते हैं। ओके सर, ये हमारे जो गांव देहात में जो लोग हैं वो दातन यूज़ करते हैं और मिसवाक यूज़ करते हैं, तो ये दातन, मिसवाक और ब्रश क्या लिंक है इनका और बेहतर तरीका इनमें सबसे क्या है? देखें, मैं फिर कहूँगा कि ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल ठीक है, दातन और जो मसवाक है उनकी अपनी अफादियत है, ठीक है। उनके अंदर ख़ास एक सीक्रेशंस हैं जो निकलती हैं और वो आपके दांतों को सपोर्ट करती हैं, ख़ास तौर पे गम्स को बहुत सपोर्ट करती हैं, मसूड़ों के लिए बड़ी हेल्थी होती हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा भी मैं कहूँगा कि ब्रश बहुत ज़रूरी है। यानी कि सर आप कह रही हैं कि अगर किसी ने मसवाक किया है और दातन किया है तो उसके बाद वो ब्रश लाजमन करे? लाजमन करे, ब्रश लाजमन करे, ब्रश ज़रूरी है। ओके सर। सर, ये डेंटल कैरीज ये क्या चीज़ है? ये क्या मर्ज़ है दांतों का या मुंह का? देखें, डेंटल कैरीज 90% जो है ना वो जेनेरिक होता है। ओके सर। इनहेरिटेंस होता है, फैमिली से आता है, तो उसमें यही होता है कि दांत में कुछ छोटा सा होल बन जाना, उसके बाद वो बड़ी हो के कैविटी बन जाना, कैविटी के बाद फिर वो दांत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर पेन की तरफ चला जाता है। तो पेन के बाद फिर वो यानी जब पल्प को टच करता है तो पेन शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है जी, आप दांत का रूट कैनाल करें और फिर उसके ऊपर कवर करें, कैप करें उसको। तो इस तरह से दांत के प्रोसीजर को शॉर्ट करने, आप अपने दांतों को सेव रखने के लिए ब्रशिंग ही सबसे बेस्ट मेथड है। ओके सर। तो फिर डेंटल कैरीज से भी, यानी आप प्रॉपर ब्रशिंग से डेंटल कैरी से बच सकते हैं? देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा कि जेनरिक है, तो इसमें आप बच तो नहीं सकते, क्योंकि इनहेरिटेंस जो बीमारी आपके अंदर आ जाती है वो जाहिर होनी है, लेकिन आपके अच्छे ब्रशिंग से वो डिले ज़रूर हो जाएगी। सपोज़ अगर आपका दांत लगता है आपको कि ये 1 साल में ख़राब हो जाएगा और आपका ब्रशिंग मेथड बहुत अच्छा है,
तो उसके बाद वो दांत आपका 2 साल 3 साल भी चल सकता है। उसमें यही है कि जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश बहुत अच्छे तरीके से आपके दांतों को साफ़ कर देता है। और इसके अलावा यह है कि ब्रश के बाद आप हम एडवाइस करते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ पेशेंट्स को कि उनको कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए। पेस्ट एक्चुअली एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके सर। असल चीज़ ब्रशिंग ही है। और ब्रश आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि आप हर महीने ब्रश चेंज करें और हर ब्रश के बाल देखें कि वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। मेरे ख्याल में नॉर्मल ब्रश एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। जब तक ब्रश के बाल बिल्कुल सीधे हैं तब तक वो सफाई करता है। 90 डिग्री तक जब तक होते हैं उसके बाल। जहाँ वो थोड़े से भी टेढ़े होना शुरू हुए तो वो ब्रश काम नहीं कर रहा होता, वो आपके लिए यूज़लेस हो जाता है। बस आपकी दिल की तसल्ली होती है कि आप ब्रश कर रहे हैं। ओके सर। तो सर ये चलिए डेंटल कैरीज हमें समझ में आ गया। सर ये जिंजवाइटिस भी बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हम सुनते हैं कि इसको जिंजवाइटिस हो गया है। सर ये क्या चीज़ है? जिंजवाइटिस एक्चुअली गम्स की प्रॉब्लम है। ये बड़ी जनरल सी है। चूँकि हमारे यहाँ लोग बहुत केयर नहीं करते, दांतों को बहुत अच्छा साफ़ नहीं करते, तो उसकी वजह से मसूड़े ख़राब होते हैं। तो ये मसूड़ों की बीमारी को ही जिंजवाइटिस कहते हैं, या मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन कह लें, सूज जाना मसूड़ों का, तो इसको हम जिंजवाइटिस कहते हैं। सर हमने ये भी देखा है कि अक्सर औक़ात ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून आता है, तो क्या ये किसी विटामिन की कमी को ज़ाहिर करता है या डाइटरी डेफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है? हमारी डाइट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ओरल हेल्थ के लिए? देखें, बिल्कुल डाइट तो आपकी जनरल बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह टीथ भी और गम्स भी आपके जनरल बॉडी के साथ लिंक करते हैं। जी सर। लेकिन यह है कि मैं यही कहूँगा कि ब्रशिंग ही एक वाहिद ऐसा ज़रिया है कि जो आपके दांतों को बेहतर ब्रश से बेहतर रख सकता है दांतों को। सर और ये आजकल अनफॉर्चुनेटली सर पान, छालिया और गुटखा बेतहाशा इस्तेमाल है उसका। हालांकि लोगों को पता भी है और बड़ी कॉमन सी बात है कि ये कैंसर और ये सब कॉज करते हैं, लेकिन सर आप इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि ये पान, छालिया ना सिर्फ हमारी ओरल हेल्थ बल्कि जनरल हेल्थ को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं? देखें, मैं ये कहूँगा कि पान, छालिया खाने वाला शख्स जो है ना, उसको सबसे ज़्यादा जो एहसास कमतरी होता है कि वो जब किसी से बात कर रहा होता है तो उसको बड़ा फ़ील हो रहा होता है कि यार मेरे दांत इतने गंदे हैं और मैं किस तरह से बात करूं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दांतों को साफ़ रखें। और ये जो पान, छालिया, गुटखा है, डेफ़िनेटली ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसका तो हम हमेशा मना करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग पान, छालिया, गुटखा खाते हैं उसमें 1% चांस होता है कि वो कैंसर में ट्रांसफ़र हो जाए, वो बीमारी उनकी कैंसर में ट्रांसफ़र हो जाए। ओके सर हमारे नाज़रीन और सामाईन को ये आगाही की ज़रूरत है कि जैसे आजकल लोग ब्रेसेस लगवाते हैं, इरेगुलर टीथ होता है, डेंचर इरेगुलर होता है उसकी शेप, तो सर ये जो ब्रेसेस लगवाते हैं क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या ये कॉज करते हैं कैंसर की, माउथ कैंसर की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट अ ऑर्थोडोंटिस्ट, आई एम अ प्रोस्थोडोंटिस्ट। लेकिन जाहिर है हमने वो जर्नल उसको पढ़ा हुआ है, तो ज़रूर उसमें एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप देखें जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं उनको सफाई का और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और उनके लिए स्पेशल ब्रश आते हैं तो जो उनको एडवाइस किए जाते हैं कि आप जब तक आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं आप इन ब्रश को यूज़ करें। ओके सर अब हम बच्चों की बात करें। सर हमारे बच्चे हैं, बल्कि हम बड़े भी, चॉकलेट शायद ही है कोई आप या हम में से कोई मना करता हो। चॉकलेट, शुगर बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है खाने में ये। तो सर ये चॉकलेट, शुगर ये कैसे हमारी दांतों को इफ़ेक्ट या हमारी गम्स को इफ़ेक्ट करते हैं? देखें, चॉकलेट या कोई भी स्वीट कह लें, कोई भी मीठी चीज़ खाएं, वो अगर आप रात में खाते हैं या आपने सुबह ब्रश किया और सारा दिन आप च्यू करते रहे और फिर कोई चॉकलेट खा ली, तो चॉकलेट ऐसी चीज़ है, स्टिकी है ये आपके दांतों के साथ चिपक जाती है और मीठी है, स्वीट है। तो डेफिनेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद हैं, मुंह के अंदर मौजूद हैं, तो वो उनको एक डाइट मिल जाती है। वो आके आपके दांत पे बैठ जाते हैं और वहाँ से वो डाइट खाते रहते हैं। एक्चुअली वो दांत में कैविटी नहीं करता, वो ऑर्गेनिज़म दांत में कैविटी नहीं करता, लेकिन वो खाने के बाद ज़ाहिर बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, वो वहीं डाइजेस्ट करके उसको और उसका जो समझें कि आप वो अपना शिट करता है, वो शिट जो है वो आपके दांत के ऊपर
उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके दांत को ख़राब करने का सबब बनती हैं। सर तो यानी हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव शुगर और ब्रश ना करने की वजह से हम जिंजवाइटिस को के चांस को इन्हांस कर देते हैं? नहीं, जिंजवाइटिस का ताल्लुक एक्चुअली सफाई से है। Yes, वो sir. अगर आपके दांत साफ़ नहीं है, आप ब्रश नहीं करते, तो आपके गम्स और दांत के दरमियान में मैल की एक लेयर आ जाती है। यस सर। तो वो पहले तो वो सॉफ्ट होती है, फिर वो हार्ड होके प्लाक बन जाती है, फिर वो आपको ब्रश से भी साफ़ नहीं होती, फिर आपको डेफिनेटली किसी डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवानी है। यस सर, आपने मेरा अगला सवाल यही था कि ये स्केलिंग क्या होती है सर? जी, स्केलिंग यही होती है कि आपके दांत और मसूड़े के दरमियान में कोई लेयर आ जाती है मैल की, जो कि आपके मसूड़े को डिटैच कर देती है फ्रॉम टूथ। तो उससे ये होता है कि वहीं खून की नालियाँ कैपिलरीज होती हैं, तो वो ऊज आउट होने लगती हैं, वहाँ से ब्लड आने लगता है। और जब हम स्केलिंग करते हैं और उस मैल को वहाँ से निकाल देते हैं, तो 1-2 दिन में गम जो है फर्मली जाके टूथ के साथ अटैच हो जाता है और इस तरह से वो ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। तो सर क्या स्केलिंग के बाद, क्योंकि स्केलिंग एक प्रोसीजर है, एक्चुअली क्यूरेट किया जा रहा है कोई लेयर को, तो सर उसके बाद फिर ब्रशिंग का कोई ख़ास स्पेसिफिक तरीका होता है या क्या कैसे? नहीं, ब्रश आप अपना नॉर्मल, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ब्रश हमें करना किस तरह से चाहिए। ओके सर। तो ब्रश आप अपना नॉर्मल करें, वो 1-2 दिन लगता है कि ब्लीडिंग थोड़ी सी हो रही है या थोड़ी तकलीफ़ महसूस करता है पेशेंट, लेकिन जैसे ही गम वापस अपनी जगह पे जाके अटैच हो जाते हैं तो वो सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। ओके सर। सर ये कहते हैं कि दांत का दर्द बड़ा खौफनाक दर्द होता है, और सर ये जो विजडम टूथ है, ये विजडम बाद में देता है लेकिन दर्द पहले होता है और बहुत शदीद होता है। सर इसका क्या इलाज है? आपके दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मैं चाहूँगा कि हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करें। जी सर। पहले तो रीज़न क्या है कि दांत का दर्द इतना शदीद क्यों होता है? यस सर। ठीक है, दांत का दर्द शदीद, देखिए टूथ इज़ अ हार्ड टिश्यू, बोन है। यस सर। इसके आप कहीं चोट लगेगी तो आपकी स्वेलिंग हो जाएगी। जी सर। तो वो एक्सपेंड हो जाता है, एक स्पेस मिल जाती है। लेकिन दांत चूँकि हार्ड टिश्यू है, यहाँ कहीं स्पेस नहीं मिलती, स्वेलिंग होने की स्पेस नहीं मिलती। तो दांत का सारा प्रेशर जो है ना, वो स्वेलिंग का, वो नर्व्स के ऊपर होता है। तो नर्व्स ही इस पेन को लेके जाती हैं और महसूस होता है कि दर्द हो रहा है। उन नर्व के ऊपर प्रेशर की वजह से दांत में शदीद तकलीफ होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि अगर बहुत शदीद पेन है तो आप दांत को ओपन कर दें, ताकि वो जो उसके अंदर डिकम्पोजिशन हुई है और जो गैसेस बनी हुई हैं वो रिलीव होंगी, निकलेंगी, तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। ओके सर। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि विजडम टूथ के हवाले से आप पूछ रहे थे कि विजडम टूथ निकलते हुए पेन क्यों होता है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि विजडम टूथ आता है आफ्टर 18, इसकी जो एज है 18 से 24 साल के दरमियान आता है। उस वक्त आपके सारी डेंटिशन कंप्लीट हो चुकी होती है, परमानेंट दांत सारे आ चुके होते हैं। ये सबसे लास्ट में आता है। अब वो सम टाइम होता है कि आपके जॉ में इतनी स्पेस, जबड़े में इतनी स्पेस ही नहीं होती कि वो सीधा निकल सके, तो वो डेफिनेटली फिर दाएं बाएं या टेढ़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो पेनफुल होता है। ओके सर। अच्छा, अब बात यह है कि आप रात के 3 बजे हैं या रात को कोई पहर है जिसमें सीवियर दर्द स्टार्ट हो गया है, वो विजडम टूथ का भी हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है, लेकिन दांत में दर्द है, तो सर हमारे नाज़रीन और सामाईन को बताएं कि वो उस इंस्टेंट दर्द पेन को कैसे कम किया जाए। देखिए, अगर इस तरह का पेन हो जाए, शदीद पेन हो, तो सबसे पहले कि जो भी घर पे अवेलेबल है आपके पास पेन किलर, वो लें आप। और आप जब लेटे हैं तो अपना तकिए को डबल कर लें, तकिए की हाइट बढ़ा लें। उससे ये होगा कि सर्कुलेशन जो है आपके हेड से डाउन हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं होगा दांत के ऊपर। इस तरह से वो पेन आपको कम महसूस होगा। लेकिन डेफिनेटली आप जैसे ही दिन हो तो किसी डॉक्टर से रुजू करें। ओके डॉक्टर अमीन, जो हमारे ज़ईफ़ लोग होते हैं या आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांत निकल जाते हैं सारे, और फिर कुछ लोग उनकी रिप्लेसमेंट में आर्टिफिशियल डेंचर लगाते हैं, तो सर उनकी कैसे हम हिफाजत करें और उसमें हम खाने में क्या एहतियाती तदाबीर करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखें, वो उनका मकसद ही खाना खाने के लिए लगा रहे हैं, तो इसलिए उसमें कोई खाने में एहतियाती तदाबीर कोई नहीं है। जो आप खा सकते हैं खाएं। लेकिन उसमें इशू ये, शुरू में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको देखना होता है कि देखिए, जैसे आपका नया डेंचर बना है तो वो कहीं हर्ट कर रहा है, कहीं चुभ रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास दोबारा जाएं, वो उसको एडजस्ट करेगा और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी सी हैबिट की बात भी होती है। इतनी बड़ी वो उसकी प्लेट होती है तो वो बिल्कुल मुँह में एक नई चीज़ आ जाती है, तो शुरू में बात करने में मुश्किल होती है। तो उसका भी तरीका ये है कि आप एक रूम में बैठ के तो कुछ पढ़ें, ताकि आपकी ज़ुबान ज़्यादा से ज़्यादा चले और जल्द से जल्द आपकी वो ज़ुबान को आदत पड़े, उस डेंचर की आदत हो जाए। तो इस तरह से वो जब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आप नॉर्मल उसको करेंगे।
और उसके बाद ये है कि खाने पीने में शुरू में सॉफ्ट चीज़ें लें, ताकि कोई अगर कहीं हर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट ना कर दे। फिर उसके बाद आप रूटीन में नॉर्मल खाने पे आ जाएं। और मैंने तो यहाँ तक, मेरे पेशेंट तो यहाँ तक आके कहते हैं जी हम तो इससे छालिया भी खाते हैं। तो जो कि खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है लेकिन उनका मकसद ये है कि हार्ड, आपका लफ्ज़ था कि हार्ड चीज़ खाने, छालिया से हार्ड क्या होगा। यस, ये भी है। अच्छा सर, ये जो मिल्की टीथ हैं जो हमारे बच्चों में होते हैं सर, इसकी क्या है और ये इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? मिल्की टीथ जो होते हैं वो, उनकी रीज़न यही है कि एक तो जो है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वीक होते हैं दांत। दूसरी बात यह है कि उसमें चूँकि बच्चे, आपको पता है, फीडर वगैरह लेते हैं जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है। बच्चे चूँकि ब्रशिंग वगैरह तो कर नहीं सकते, तो यही एक रीज़न है कि वो दांत जो है वो केरियस होने लगते हैं। तो मेरे पास अक्सर यही होता है कि पेशेंट, बच्चे आते हैं छोटे, और बहुत छोटे बच्चों को तो हम नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन यह है कि जो जिनकी एज ऐसी है कि बात को समझते हैं, मुंह खोल सकते हैं, उनकी फिर प्रायोरिटी यही होती है कि उनकी शुरू में ही फिलिंग कर दी जाए। और अगर खुदा ना खास्ता पेन हो गया है या स्वेलिंग हो गई है तो फिर हम उनकी पल्पोटमी करते हैं। पल्पोटमी पार्शियल रूट कैनाल कहलाता है। तो उसमें पार्शियल रूट कैनाल में ये है कि हम उनकी पल्प को रिमूव कर देते हैं, उससे पेन उनका रिलीव हो जाता है और दांत की फिलिंग कर देते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के दांतों के ऊपर क्राउन या कैप तो इतना रवाज नहीं है, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में तो वो छोटे बच्चों को भी कैप्स कर दिए जाते हैं ताकि दांत सेव रहे। तो जब परमानेंट दांत आए, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है इस दांत को सेव करने की कि ये परमानेंट दांतों को गाइड करते हैं। ये एक रास्ता बताते हैं कि आपने इस जगह पे आना है। अगर हम वक्त से पहले डेसिडस टीथ निकाल देंगे तो परमानेंट दांत कहीं भी टेढ़ा हो सकता है, उसको गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो वो दाएं बाएं दांत आ जाता है। और दूसरी वजह ये, जो आपके दांत प्रेजेंट हैं और बीच में दांत नहीं है, तो वो दांत आपके टेढ़े होने लगते हैं। ओके सर। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन दांतों को सेव किया जाए। ओके सर, नाज़रीन और सामीन, हम ये अक्सर एक मिथ सुनती हैं कि जब बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो टूटें, और उसके बाद, ये मैंने मेरे बचपने में सुना है कि जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो ज़ुबान लगाने से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सर, ये एक मिथ है मेरे ख्याल से। एज सच बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब दांत थोड़ा ऊपर निकल आए तो डेफिनेटली आप टंग का प्रेशर देंगे तो वो मूव करेगा जिस तरफ प्रेशर देंगे। इवन समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चे आते हैं कि कोई दांत टेढ़ा हो गया है। ओके सर। और वो उसके बाद टूटने के बाद जब परमानेंट दांत आया है तो वो अंदर की तरफ है। ओके। समटाइम तो उनको ब्रेसेस भी लगाते हैं, अप्लायंस भी लगाते हैं, लेकिन जनरल अगर वो फ्री है दांत तो हम मशवरा देते हैं कि आप इसको ज़ुबान से पुश करें ताकि ये थोड़ा सा अपनी जगह से बाहर की तरफ आ जाए और अलाइनमेंट में आ जाए। यानी कि सर, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई बात है कि जब बच्चों का दांत निकल रहा हो तो आप एक्स्ट्रा प्रेशर टंग से ना दें, वरना वो मेल अलाइनमेंट में हो सकता है। ओके सर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक ही बात कह रहे हैं कि ब्रशिंग। सर, तो ब्रशिंग कितनी दफ़ा करनी चाहिए दिन में और किस तरीके से करनी चाहिए? देखें, ब्रशिंग मैं तो अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपका सुबह का ब्रश मिस भी हो गया है तो कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन रात सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब आप सो जाते हैं तो दिन में तो आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आप का मुंह चलता रहता है, तो उसमें यह है कि एक नेचुरल क्लिनजिंग होती रहती है, कुदरती सफाई जो है वो रहती है, दांत मूव करते रहते हैं। लेकिन जब आप रात को सोते हैं तो आप तो सो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मौका मिल जाता है कि वो आके वहाँ बैठ जाते हैं और आपने जो सारे दिन का खाया होता है वो उनको वहाँ डाइट मिल जाती है और वो वहाँ बैठ के उसको खाते हैं और आपके दांत को ख़राब करते हैं। तो लिहाजा अगर आप रात का ब्रश करके सोएंगे, आपके दांत साफ़ होंगे, तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपके दांत ख़राब नहीं होंगे या कम होंगे। ओके, यानी कि सर हम रात का मस्ट ब्रशिंग करें। तो सर, ये बाज़ दफ़ा सुनते हैं कि जी हर 2 घंटे बाद ब्रश करें दोपहर में। सर, क्या ये हर 2 घंटे वाली बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आप कोई चीज़ खाएं यस सर, तो फिर होता है कि आप खाने के बाद ब्रश करें ताकि दांतों के ऊपर कोई चीज़ स्टे ना रहे। लेकिन उसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आप रात को ब्रश किया हुआ है तो सबसे बेस्ट फिर मॉर्निंग में आप नाश्ता करें, नाश्ते के बाद ब्रश करें। ठीक है। फिर सारा दिन आप ऑफिस में हैं, आप अपनी जॉब पे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो कहीं कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, मुंह चलता रहता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मौका नहीं मिलता कि वो ज़्यादा देर वहाँ स्टे करें। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि रात का ब्रश वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बाद नाश्ते के बाद ब्रश कर लें। ओके सर। सर, अब वो क्या तरीका है कि जो हमारे नाज़रीन और सामीन को अच्छे तरीके से पता हो कि ब्रश किया कैसे जाए?
ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ और ये आज हमारे पास मौका भी है कि हम अपने नाज़रीन को ब्रशिंग का तरीका सही बता सकें। देखिए, ब्रश करने के लिए ये है, सपोज़ ये हमारे पास एक मॉडल है जिसके ऊपर टीथ मौजूद हैं। अब ये एक ब्रश है। जी सर। ब्रश आप जब करेंगे तो सबसे पहले तो इसको 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। ओके। 45 डिग्री से मुराद ये है कि आप इसको ब्रश को ऐसा रखें कि आधा ब्रश आपके दांत पे हो और आधा ब्रश मसूड़े के ऊपर हो। ठीक। इसमें जनरली टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है कि आप इसको आगे पीछे इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके साथ एक रोटेटरी मूवमेंट भी शामिल कर दें। ओके। इसको इस तरह से रोटेट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट मूवमेंट जो है वो स्ट्रोक मूवमेंट है। स्ट्रोक मूवमेंट ये है कि सपोज़ ये जॉ है, आपने ब्रश कर लिया, पहले टू एंड फ्रो किया, फिर रोटेटरी की, फिर फाइनली इसको स्ट्रोक मूवमेंट के ऊपर से रख के इसको नीचे की तरफ, ऊपर वाले दांतों को इसी तरह अंदर से नीचे की तरफ और इसी तरह नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ, ताकि इंटरडेंटल स्पेस के अंदर जो चीज़ फंस गई है वो इस ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो इस तरह से ये आप ब्रश करेंगे तो इस तरह कोई चीज़ रहेगी नहीं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मौका नहीं मिलेगा। ये और फिर आप इसको सरफेस पे भी करें, सरफेस पे भी ब्रश करें, इसके अच्छी तरह से सरफेस पे भी ब्रश करें। ऑक्लूजल सरफेस कहलाती है ये। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से ब्रश करें ताकि आपके दांत साफ रहें। ठीक है जी। मैं आपको ब्रश की क्वालिटी का बताना चाह रहा था कि ब्रश के बाल बिल्कुल सीधे होने चाहिए और इसको आप हर महीने चेंज करें ब्रश को। ये बाल बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं तो वो सफाई नहीं करते। इसको परपेंडिकुलर, हर ब्रिसल को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है। और वही प्रॉपर ब्रश होता है। ये आमतौर पे अच्छी क्वालिटी का ब्रश जो है 1 महीना चलता है। वैसे तो टीवी पे बताते हैं आप एक ब्रश को 3 महीने यूज़ करें, लेकिन आपने केयर ये करनी है कि जहाँ उसका बाल ज़रा सा भी टेढ़ा हुआ आप उसको नया ब्रश ले लें। थैंक यू। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल है सर, जैसे किसी भी वजह से कोई दांत निकल गया है तो सर क्या उसकी रिप्लेसमेंट करवाना ज़रूरी है? और अगर रिप्लेसमेंट करवाई जाए तो किस तरह के दांत का, जो आर्टिफिशियल दांत हो वो किस तरह का हो, उसका टेक्सचर या वो कैसा हो? देखिए, ये आमतौर पे दांत जो हम बनाते हैं वो 2 तरह के बनाते हैं। एक फिक्स कहलाते हैं और एक रिमूवेबल कहलाते हैं, जिसको आप निकाल के साफ़ कर सकें। अब वो फिक्स वाले दांत ज़रा महंगे हैं तो वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको रिप्लेस ज़रूर करवाएं। उसकी वजह यह है कि दांत निकालना तो कोई मसला नहीं है। निकल गया दांत, आपकी तकलीफ़ थी, बच नहीं सका, रूट कैनाल से भी सेव नहीं हो सका, तो आपने दांत निकलवा दिया। दांत स्पेशली अगर दरमियान का दांत है तो उसको ज़रूरी है कि आप रिप्लेस कराएं। अगर विजडम टूथ निकाल रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो वैसे ही एक्स्ट्रा दांत होता है। ओके सर। तो जब आप वहाँ पे अगर दांत रिप्लेस नहीं करवाते तो जिसके बराबर वाले दांत हैं ना वो टेढ़े होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ फ्री स्पेस मिलती है उनको, खाली जगह मिलती है, वो खाली जगह की तरह मूव हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको रिप्लेस करवाएं। उससे एक तो है कि आपकी जो च्यूइंग हैबिट है वो नॉर्मल रहेगी और दूसरा ये कि आपके बाकी दांत डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमीन पॉलस। आपने हमें बहुत कीमती और मुफीद मशवरे दिए, और ना सिर्फ मशवरे दिए बल्कि हमें तरीका भी बताया कि हम अपने दांतों की सफाई कैसे करें, और हमें ये भी तरीका बताया कि दांत का दर्द जो कि एक बहुत सीवियर दर्द है उसे हमें कैसे इंस्टेंट रिलीफ मिले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमीन पॉलस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, यू आर वेलकम। इस उम्मीद के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आज जो हमें मुफीद मशवरे दिए हैं हम सब उन पर अमल पैरा होकर अपने मुंह की सेहत को बेहतर बनाएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में नए माहिर अमराज के साथ, प्रोग्राम आपकी सेहत में। तब तक देखते रहिए गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।